बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से जिसके कब्ज़े में मेरी और आपकी जान है। वतन अज़ीज़ और दयारे गैर में बसने वाले तमाम ही पाकिस्तानियों को एजेंडा ऑफ द डे से सिद्दीक सरवर का सलाम। इस वक्त पाकिस्तान की जो फ्लड और सैलाब की सूरत हाल है उसके ऊपर आज के एजेंडे में हम शामिल करेंगे गुफ्तगू और देखेंगे अब इस वक्त बढ़ती हुई सर्दी के साथ साथ उन तमाम जो मुतासरीन इस वक्त अभी तक अपने घरों से बाहर हैं किन मुश्किलात का सामना है और उनके लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या फिर जितनी भी NGOs या कंपनीज इस वक्त काम कर रही थी क्या क्या ज़रूरियात इस वक्त उनके लिए हैं जिसके लिए अभी काम करना बाकी है। मैं यहाँ पर थोड़ी सी एक डिटेल में जाऊँ अगर तो टोटल 33 मिलियंस जो हैं वो अफेक्टेड थे इस सैलाब की वजह से, जिसमें से तकरीबन कोई 10 मिलियंस लोग वापस अपने घरों को जा चुके हैं। बट अभी भी मोर दैन 20 मिलियन लोग अभी भी अपनी आर्जी पनागाहों में रहाइश इख्तियार किए हुए हैं, जिसके लिए सेहत की सहूलियात का फुकदान है और ख़ास करके स्पेशली उनके लिए राशन का और जो डेली रोज़मर्रा की अशिया हैं उनके लिए काफ़ी कमी है। देखना यह है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इस वक्त क्या स्टेप ले रही है, क्या मैयर्स हैं इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के, जिसके लिए उन्होंने पूरी दुनिया से इमदाद इकट्ठी करी और हमारे पाकिस्तान के मुखय्यर हजरात ने दिल खोल कर अतिया किया। आज मेरे साथ पैनल में शामिल गुफ्तगू होंगे जनाब अमरेली स्टील्स के हेड ऑफ HR जनाब यूसुफ महमूद साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। यूसुफ साहब कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे आज के पैनल में दूसरी मेहमान जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं और बहुत काम किया है इन्होंने इस मुतासरीन के लिए, मैं दावत दूंगा अपने प्रोग्राम में सईदा रेहाना जो कि यूथ यूनिटी ऑफ पाकिस्तान की चेयरपर्सन हैं और इसके साथ साथ सोच औरत के ऊपर काफ़ी ज़्यादा काम कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम मिस रेहाना, कैसी हैं आप? ठीक है यूसुफ साहब, आप फिज़िकली बड़े इन्वॉल्व रहे, आप खुद चल के गए और आपने देखा किस तरह से सैलाब मुतासरीन बेचारे रोडों पे बैठे हुए हैं, किस तरह से उनकी मुश्किलात थी। क्या समझते हैं आपने वहाँ जाके क्या फ़ील किया यहाँ सुनने के बाद? बिल्कुल सिद्दीक साहब, जो सबसे पहले तो जो आपने जिक्र किया कि 33 मिलियन लोग अफेक्टेड हैं, जिसमें से 21 पीपल अभी भी विच इज़ 61% लोग हैं जो अभी भी उनको हमारी इमदाद की ज़रूरत है। अच्छा, जिस वक्त हम गए थे तो ये नंबर्स और बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव्स की बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि जैसे ही सैलाब का हमने सुना, अमरेली स्टील हमारा एक प्रोग्राम है जो कि अमरेली रज़ाकार के नाम से है और इसके अलावा अमरेली स्टील का विज़न भी है टू कमिटेड टू स्ट्रेंथन इकोनॉमी एंड सोसाइटी। दैट्स ग्रेट। तो हमारा CSR, फिर HR डिपार्टमेंट, एम्प्लॉय इंगेजमेंट, हम सब मिलके इस जब भी ऐसे कैलेमिटी सिचुएशंस आए हैं पाकिस्तान में, उसके लिए हमने बढ़ चढ़ कर हमेशा हिस्सा लिया। सो इस दफ़ा भी हमने सोचा कि यार हमने बिल्कुल पीछे नहीं रहना है। तो हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं, तमाम एम्प्लॉयज़, उन्होंने एक दिन की सैलरी तो मिनिमम सब ने दी। ओके। यस, और इसके अलावा किसी ने 3 दिन, किसी ने 1 हफ़्ता, किसी ने 10 दिन की जो सैलरीज़ हैं वो बाकायदा इसके लिए वॉलंटियर की। और जितना हमारा फ़ंड जमा हुआ तो मैनेजमेंट ने उतना ही फ़ंड उसमें प्लस करके ये एक बहुत अच्छा खासा पूल बना और हमने फिर इसके लिए जो फ्लड है हमारा उसके लिए हमने डेडिकेट किया। दैट्स गुड। पहले हम ये सुनते थे यूसुफ साहब कि बहुत सारी NGOs या सोशल एक्टिविस्ट जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं इस तरह की एक्टिविटीज़ के अंदर, लेकिन इस दफ़ा मैंने देखा बहुत सारी कंपनीज़ ने जाके लीडिंग रोल प्ले किया, जिसमें आपकी कंपनी भी जिस तरह से आपने जिक्र किया। तो ये एक कल्चर जो है ये एक डेवलप होता जा रहा है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स की तरफ भी और लोगों की सोच चेंज होती जा रही है। आप क्या समझते हैं कि ये एक अच्छा साइन नहीं है मुल्क के लिए? बिल्कुल अच्छा साइन है, और उसमें जो हमारा सोशल मीडिया है एंड ओवरऑल जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, थैंक्स टू ऑल ऑफ देम के उन्होंने भी काफ़ी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इन सेम गोस फॉर आवर कंपनी ऑल्सो। तो ये बिल्कुल खुशाइन बात है और अवेयरनेस बढ़ रही है, लोग आगे बढ़ चढ़ के काम कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान वेरी सून वी विल बी लिसनिंग कि हम एक बहुत अच्छी कंट्रीज़ में हमारा शुमार होगा वर्ल्ड वाइड इंशाल्लाह। जी मिस रेहाना, मैं आपको भी थोड़ा सा गुफ्तगू में ऐड करूं अपने साथ। आप माशाल्लाह से स्कर्दू तक गई सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए, बहुत दूर दूर तक आपने विज़िट किया। मेरी जब आपसे लास्ट बात हो रही थी तो आप उस वक्त भी कराची में अवेलेबल नहीं थी। तो क्या समझती हैं आपने किस तरह से देखा, जिस तरह से यूसुफ साहब बता रहे हैं कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग मौजूद थे, आप थोड़ी सी अपनी आप बीती बताएँ, आपने किस तरह से जाकर लोगों को वहाँ पर रेस्क्यू किया, देखा? लोगों को किस तरह से देखा, जाहिर सी बात है सैलाब आया है और पूरा एक बना बनाया घर है उनका, एक पूरा रहने की जगह है, वहाँ पे वो लोग रह रहे हैं और एकदम से सब कुछ चला गया।
तो क्या सिचुएशन होगी। अब इसमें हमने जो किया वो मैं आपको थोड़ा सा स्टार्ट से अगर थोड़ा सा बताऊं कि हमने 2 कैंप्स लगाए थे। एक हमने लगाया था जामा मॉल में जो बहुत क्राउडेड एरिया है, मेन जो मॉल है वहाँ पे, और एक हमने लगाया सदर पे जो बहुत ज़्यादा क्राउडेड एरिया था। वहाँ पे हमने 2 कैंप्स लगाए थे और यूथ यूनिटी ऑफ पाकिस्तान और सोच औरत दोनों के इश्तराक से हमने ये लगाए थे। और हमारी पूरी टीम ने पूरा दिन रात एक कर कर इसमें कैंप्स के अंदर जो भी इकट्ठा हुआ। देखिए, हम अपने ज़ात के लिए अगर मांगे ना तो वो कोई चीज़ इतनी वो नहीं होती। जब आप किसी और के लिए मांगते हैं ना तो बहुत अच्छा एक अलग से एनर्जी अपने अंदर फील करते हैं और उसमें। हम अगर ये चीज़ करना छोड़ दें कि हुकूमत को इल्ज़ाम देते रहें या हुकूमत आवाम को देती रहे और ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो एक दूसरे को, सबका फ़र्ज़ है। देखें, एक मुल्क पे कोई आफत आती है ना तो पूरे मुल्क के लोग फिर यूनिटी उसी वक्त दिखती है कि सब इकट्ठे हो जाएं। इसमें जो मैंने देखा, सब ने मिलकर इकट्ठा काम किया और जिस तरीके से बढ़ चढ़ कर काम किया, दिख रहा था कि वाकई हम एक मुस्लिम मुल्क से ताल्लुक़ है हमारा और हमारे में एक दर्द इंसानियत जो कि हर मुल्क के अंदर, हर मज़हब के अंदर ये चीज़ देखी गई। क्रिश्चियन लोगों को मैंने देखा, उन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, हिंदुओं को देखा, हर बंदे ने दूसरे का दर्द फील किया और आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। बलूचिस्तान हमने इमदाद भेजी अपनी, सिंध के अंदर एक और ऑर्गेनाइजेशन जा रही थी, उनके थ्रू हमने भिजवाई सिंध के अंदर इमदाद। और इसके अलावा जो है रेंजर्स को हमने दिया जो भी हमारे पास इकट्ठी हुई थी चीज़ें जो हम कर सके। और जो स्कर्दू है वहाँ मैं बेसिकली खुद गई, उसका रीज़न ये था जाने का वहाँ पे क्योंकि सैलाब आने से पहले मैं दुबई में थी और उस वक्त वहाँ पे आ रहा था सैलाब वगैरह और ये सारी सिचुएशन वहाँ पे स्कर्दू वगैरह में चल रही थी। तो मेरी वाइस प्रेसिडेंट ने मुझसे डिस्कस किया, तो मैंने उनसे प्रॉमिस किया था कि जब मैं कराची आ जाऊँगी तो हम चलेंगे स्कर्दू, वहाँ जाके हम इमदाद देंगे और जो भी हम कर सके उनके लिए करेंगे क्योंकि वो वहाँ की हैं। तो फिर जब मैं आई मीनवाइल तो ये सब कुछ हो गया था इतना, और एक प्रॉमिस था, एक उनसे वादा था, तो यहाँ पे जितना कर सके हमने किया। बाकी वहाँ पे बजाते खुद मैं गई और वहाँ पे जाके जो सिचुएशन देखी, जाहिर सी बात है गोद के बच्चे हैं, माओ की गोदों में इस तरह से बेसरो सामान और वो एक बना बनाया घर इंसान का चला जाए, फिर उसके बाद क्या रह जाता है। तो वो दर्द को फील किया हमने खुद जाके, जब देखते हैं तो ज़्यादा होता है कि ये सिचुएशन है, क्योंकि जब तक दूर से हम सुनते रहते हैं तो शायद उस दर्द को जब फिजिकली जाके देखते हैं तो ज़्यादा एहसास होता है। अच्छा मिस रिहाना, आपने यहाँ पर बात की कि आपने 2 कैंप लगाए, कराची वालों ने बहुत ज़्यादा आपको सपोर्ट किया। कराची तो पहले चैरिटी के नाम से बड़ा मशहूर है कि चैरिटी करने में कराची मेरे ख्याल में पाकिस्तान नहीं शायद दुनिया के कुछ उन कंट्रीज़ के बाद जो अपने आप को काफ़ी ज़्यादा इस्लाम के करीब समझते हैं, शायद मेरा गल्फ़ की तरफ इशारा है। लेकिन चैरिटी के बाद कराची में इतनी बड़ी चैरिटी और इतना कुछ होने के बावजूद अभी तक बहुत सारे लोग जो है ना वो अपने घरों को वापस नहीं जा चुके। वो अभी तक स्टिल 20 मिलियन, मोर देन 20 मिलियन लोग अभी तक ऐसे हैं जो कि आरजी पनागाहों में, रोडों पे या किसी ऐसे स्कूल्स में या किसी ऐसी सेफ़ प्लेस में जहाँ पर वो अपने आप को शेल्टर थोड़ा सा उनको मिला हुआ है वहाँ बैठ। तो ये चैरिटी जा कहाँ रही है और उन तक जो मुस्तहिकीन है उन तक पहुँच भी रही है या नहीं? देखिए, जो मैंने रियल में, मैं अगर आपको एक फैक्ट बताऊं कि जिस तरीके से दिखाया गया उस तरीके से मुझे नहीं लगता कि किया भी गया है। बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने दिखाया बहुत कुछ है लेकिन ऐसा हुआ नहीं, और बहुत सारी ऐसी हैं कि जिन्होंने दिखाया कुछ भी नहीं लेकिन उन्होंने रियल ग्राउंड में काम किया, फैक्ट में काम किया। अब टाइम ऐसा है कि देखिए, आप कब तक किसी को तैयार देते रहेंगे, कब तक किसी को राशन ले जाकर देते रहेंगे। उनको खुद इस काबिल बनाया जाए कि वो खुद अब जो है अपने वो जो उनका माश चल रहा था, उनके मवेशी चले गए, उनकी पूरी पूरी खेतें चले गए, उनका बिल्कुल इतना नुकसान हुआ कि सालों में ये चीज़ नहीं पूरी की जा सकती। लेकिन थोड़ा थोड़ा कर कर इंसान अगर कोशिश करे तो दोबारा अपने पाँव पे खड़ा हो सकता है। उसमें तो टाइम लगेगा ना, तो उसमें टाइम लगेगा, बिल्कुल टाइम लगेगा, लेकिन यह है कि किया है। फिर भी ऑर्गेनाइजेशंस में मैंने देखा बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और दिन रात नहीं देखा, बहुत यंगस्टर्स, लड़के लड़कियां दोनों ने मिलकर अपना जितना दे सके, अपना मेहनत कर सके उन्होंने की है, जान तोड़ कोशिश की है। इसी वजह से जो है वो उस चीज़ से, सिचुएशन से बाहर भी निकले हैं और वो खुद कहते भी हैं कि काफ़ी लोगों ने किया। यूसुफ, मैं आपकी तरफ आऊँगा। आप तो खुद ऑन ग्राउंड साथ टीम को लीड करते हुए वहाँ पहुँचे, जिस तरह से भी आपने बताया कि एक रज़ाकार की आप लोगों की एक टीम है, उस यूथ को आप लेके साथ पहुँचे। तो क्या देखा वहाँ पर लोग इजीली राशन लेने के लिए या जो भी आप यहाँ से ज़रूरियात ज़िंदगी लेके गए थे उनको देने के लिए, कैमरे के सामने आने से बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी लोग कतरा रहे थे, अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट जो होती है उसको भी सेव करने की कोशिश कर रहे थे। तो इस तरह का कैसा इम्तिजाज देखा आपने लोगों में? बिल्कुल सिद्दीक साहब, ऐसे लोग थे कि पहले तो ये बताऊं कि हमने कुछ कैमरा का यूज़ हमने नहीं किया बिकॉज हमारे लिए इम्पॉर्टेंट था उन लोगों का सेल्फ रिस्पेक्ट जो कि हर्ट ना हो, एंड रिगार्डलेस ऑफ रिलीजन एंड कम्युनिटी एंड मतलब आप तो भी एक इंसानियत के नाते लेके सारी चीज़ें चले, इंसानियत के नाते हम गए थे। तो मेरे ख्याल से पहले तो आई पर्सनली फील कि हमें मतलब वाइल डूइंग दिस ये वीडियोस एंड कैमरास ये हमें नहीं करना चाहिए बिकॉज एक सेल्फ रिस्पेक्ट है जो कि हर्ट हो सकता है। सो टू बी ऑनेस्ट आई कुडंट एक्सपीरियंस दिस क्योंकि हम वीडियोस नहीं बना रहे थे तो हमें आइडिया नहीं हुआ कि लोग शर्मा रहे थे या नहीं। बट फॉर श्योर
अगर कैमरस के सामने ऐसे लोगों को लाया जाए तो इज्जत नफ्स को ठेस तो पहुंचती है, तो आई फील दैट, तो वो अवॉइड करना चाहिए। अच्छा मिस रेहाना, बात कर रहे हैं हम कैमरे के सामने आगे अच्छा, इससे क्या दूसरे लोगों को तरगीब भी तो दी जा सकती है? जब हम कैमरे का यूज़ करेंगे दूसरे लोगों तक जब पहुंचेगी उसकी एक्चुअल सिचुएशन, तो हो सकता है वो भी उठ के थोड़ी इमदाद करने के लिए या अपने दिल में थोड़ा दर्द रख के निकलें कि नहीं यार वाकई वहाँ पर ज़रूरत है। तो क्या इसको पॉजिटिव वे में भी यूज़ किया जा सकता है? जी बिल्कुल, इसको पॉजिटिव वे में यूज़ किया जाता है और बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि वो लोगों की अमानत लेके जाते हैं और उनको दिखाना होता है कि जी आया हमने वो एक जायज़ हकदार तक पहुंचा दी है और आपने जो हमें जो भी दिया वो हमने यहाँ पे आकर इन लोगों को दे दिया, इनको सपोर्ट कर दिया। उसमें ये कर सकते हैं आप फेस ना दिखाएं या आप उनको इस तरह से ना दिखाएं कि बिल्कुल सामने दिख जाए। हाँ जी बिल्कुल, और हमारी जैसी जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है जो कर रही हैं, लोगों से लेकर करती हैं, अपना तो जो हम करते हैं वो तो इतना कितना कर लेंगे आप खुद से, तो जाहिर सी बात है आप लोगों से लेते हैं और आपके स्पॉन्सर्स होते हैं और इतने सारे लोग आपको दे रहे होते हैं, तो आपको उनको भी दिखाना होता है कि जी आपका काम जो है वो बिल्कुल सामने है। लेकिन इसमें भी मिस दो चीज़ें हैं ना, बहुत सारी, जिस तरह से अभी आपने बात की कि पता नहीं पूरा बटा है या नहीं बटा, तो इसमें दिखाने के लिए कुछ दिया 100% तकसीम किया गया नहीं किया गया, ये भी तो कुछ नहीं है। तो अल्लाह के साथ आपका एक वो लिंक है ना कि आप उसमें देख सकते हैं, आपका और अल्लाह का मामला। और मैं समझता हूँ सिद्दीक साहब, यहाँ पे जो मैंने एग्जैक्टली बात कही, मैं अपनी स्टेटमेंट को थोड़ा सा ठीक करूँगा कि आई डिडंट मीन के यस वीडियोस होनी चाहिए, तस्वीरें होनी चाहिए, क्योंकि सोशल मीडिया एंड मीडिया इवेंचुअली सब पूरा पाकिस्तान और दुनिया तो वहाँ नहीं जा सकती। बिल्कुल ऐसा ही है। सो इज द मीडिया एंड द पिक्चर्स जो कि जो लोग वहाँ पे नहीं है उनको एक एहसास होगा। अगर 22 करोड़ की आबादी है, 3-3.25 करोड़ अगर इस वक्त इस जद में आ चुके हैं, बाकी लोगों को एक्चुअल पोजीशन तो पता चले है क्या वहाँ पर। हाँ, तो उसके लिए ऑफ कोर्स यस, ये जो टेक्नोलॉजी है हमें उसको टेक्नोलॉजी का यूज़ करना चाहिए। अच्छा यूसुफ, एक और चीज़ भी आप लोगों ने बड़ी देखी होगी वहाँ पर, आज इस सर्दी के मौसम में जो कि इंटीरियर में और पंजाब साइड में बलूचिस्तान में काफ़ी ज़्यादा सर्दी हो चुकी है, नवंबर मिड होने वाला है, मिड हो गया बल्कि, तो आप क्या समझते हैं कि अब उनको और ज़्यादा ज़रूरत है वहाँ पर, किन चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत है? बिल्कुल बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सबसे पहले तो सिद्दीक साहब में ये मतलब हमें इस बात को मानना चाहिए कि ये सैलाब के जो इफेक्ट्स हैं ये भी ख़त्म हुए नहीं है पूरी तरह से। ये तो अभी चलेंगे, लॉन्ग टाइम चलेंगे लॉन्ग टर्म, क्योंकि यूएनओ बेसिटी की मैं एक इंफॉर्मेशन देख रहा था, कुछ 75 किलोमीटर स्क्वायर पे ये फ्लड जो इफेक्ट है, लैंड है, ये इफेक्टेड था, जिसमें से 45,000 किलोमीटर स्क्वायर स्टिल पानी वहाँ पे है, मौजूद है। अभी वो फसलें कब काश्त करेंगे, उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी कैसे बहाल होगी। और लोकल जो गवर्नमेंट है सिंध की, वो जो इस डिज़ास्टर को मैनेज कर रही है, उनके मुताबिक ये जो पानी का लेवल है ये दिसंबर एंड तक कम होगा। और 2 लोकेशंस ऐसी हैं जिसमें जामशोरो है और दादू है, उसका अभी तक अनडेटेड है ये 2। ये 3 डिस्ट्रिक्ट्स तो ज़्यादा मुतासर हुए ना, जामशोरो, दादू, खैरपुर। इनका जो पानी नॉर्मल लेवल पे आने का अभी तक अनडेटेड है, कोई डेट्स नहीं है कि पानी कहाँ तक कब तक इसमें कम होगा। तो हो सकता है वो फेब जाए, मार्च जाए। तो सर्दियाँ हैं और ये पूरा बेल्ट ऐसा है कि बहुत ही मतलब अच्छी खासी ठंडी हवाओं के साथ एक ख़तरनाक सर्दी होती है। एंड पर्टिकुलरली जब लोगों के घर नहीं है, 7.5 लाख घर तबाह हो चुके और 13 लाख तक के घर डैमेज हैं। और फिर कैंप्स भी अनफॉर्चुनेटली जिस लेवल पे ये डिज़ास्टर हुआ है, सबको कैंपिंग भी अभी नहीं है, तो ना सर पे छत है ना कैंप्स हैं। तो अब मौसम तो थोड़ा सा गर्म था, उसमें हम मॉस्किटो नेट्स तो हम कर गए, लेकिन इस सर्दी के मौसम में मतलब काफ़ी बेयारो मददगार हो जाएंगे वो। तो हम सबको इस बारे में मज़ीद वो करना चाहिए। एंड आई वुड पर्सनली अप्रिशिएट, क्योंकि ये फ्लड वाले उसको हम थोड़ा अनफॉर्चुनेट सीन हो गया है कि थोड़ा सा बैक ऑफ द माइंड भूलते चले जा रहे हैं, कोई हमारे और इतने सारे बाकी चीज़ें खड़ी हो जाती हैं। प्रोग्राम आई वुड अर्ज एंटायर पाकिस्तान के लेट्स नॉट येट फॉरगेट इट, और इट्स स्टिल ऑन देयर, यहाँ पे अभी है और हमें मज़ीद इसमें करने की ज़रूरत है। कुछ $816 की अब भी पाकिस्तान को इमदाद की ज़रूरत है, जिसका मतलब है कुछ लगभग 1.8 खरब रुपए अब भी चाहिए, ताकि इन जो
इन लोगों की ज़िंदगी दोबारा बहाल हो सके, दोबारा बहाल। मिस रिहाना, मैं आपकी तरफ आऊँगा। जिस तरह से यूसुफ साहब ने बात की कि लोग रोड पे हैं, देखें उसमें ज़्यादातर तादाद बच्चों की, ख़वातीन की, बच्चों की एजुकेशन मुतासर हो रही है। अब वो किस तरह से रोडों पे बैठे हुए हैं या आर्जी पनागाह में हैं, वहाँ वो बच्चों की जो एजुकेशन चल रही थी वो डिसकंटिन्यू हो गई। यहाँ पर बेशक वो छोटे छोटे स्कूल तो खुले हुए हैं, लेकिन उस तरह से तो वो एजुकेशन नहीं मिल पा रही है। तो आप एक सोच औरत के नाम से ऑर्गेनाइजेशन रन करती हैं, जिसके लिए आप औरत की एम्पावरमेंट की बात करती हैं। तो जो बच्चे या जो ख़वातीन इस वक्त वहाँ पर, बहुत सारी ऐसी ख़वातीन हैं जो प्रेग्नेंट हैं, वहाँ पर डिलीवरीज़ हो रही हैं, उनको सहूलियात किस तरह की चाहिए सेहत की, आप क्या समझती हैं क्या होना चाहिए? देखिए, ये के बाद दूसरी आफत यहाँ पे आई है। पहले हम कोरोना की जद में थे और उसके जैसे ही हम निकले भी ठीक तरीके से नहीं थे, तो ये सैलाब ने आकर जो है घेर लिया। एजुकेशन तो मुतासिर हुई है, उस दौरान भी हुई थी। वहाँ पे टेक्नोलॉजी नहीं है। यहाँ पे ये है कि आप ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं, बहुत सारे ऐसे तरीके और हो सकते हैं। वहाँ पे ये सारी सहूलियात भी मुहैया नहीं है। हाँ, बलूचिस्तान में अगर आप चले जाएँ, वहाँ पे नहीं है, इंटरनेट की सहूलत अभी भी नहीं है। और बहुत सारे ऐसे सिंध के इलाके हैं जहाँ पर स्टिल नहीं है वहाँ पे। तो वो लोग आदी तो हो चुके हैं देखिए इस चीज़ के, लेकिन करना है। अब जाहिर सी बात है, एज अ माँ और एज अ लेडी अगर मैं खुद फील करूं, ये सारे मसाइल मैंने देखे हैं खुद जाकर वहाँ पे। अब जाहिर सी बात है, मदर प्रेग्नेंट है और इस सिचुएशन में है, तो हॉस्पिटल भी कई दूर दराज के इलाकों में है। आने जाने का जो सिस्टम था वो भी ख़त्म हो चुका है वहाँ पे। तो क्या वो फेस कर रहे होंगे वो तो वो लोग ही जानते हैं और अल्लाह जानता है। लेकिन अगर हेल्थ की सहूलियात के हिसाब से बात की जाए और सर्दी की अगर हम बात कर रहे हैं, तो उस दोनों को अगर मैं आपको बताऊँ थोड़ा सा, एक माँ है, उसकी छोटा सा बच्चा उसके गोद में है। अब सर्दी का मौसम है, इतने सारे बच्चे हैं घर के अंदर, एक मतलब अगर फैमिली के अंदर अगर आप जाके देखें, बाहर देखने में वो एक कैंप है, लेकिन उस कैंप के अंदर से जब लोग निकलते हैं तो आप हैरान हो जाते हैं कि इतने सारे लोग इस कैंप के अंदर आए कैसे। मतलब अच्छी खासी उनकी बड़ी फैमिलीज हैं, एक माँ के काफ़ी बच्चे हैं। वो हर बच्चा जो है वो तड़पता हुआ, और वो माँ अपने लिए तो सख्ती झेल सकती है, वो अपनी ज़ात के लिए तो वो कर सकती है बर्दाश्त, लेकिन इस तरह की ओपन स्पेस के अंदर कड़कती रातों में सर्दी की माँ इस तरह बच्चों को लेके बैठी हुई, तकलीफ यकीन करें, अगर आप यहाँ से अगर अपने हाथ को काट लेना, वो तकलीफ और जो पेन आप फील कर रहे हैं ना, सामने वाला अगर आपसे बहुत भी मोहब्बत करता है ना, उसको उस तरीके से फील नहीं कर सकता जो आप खुद फील कर सकते हैं। जब हम खुद जाते हैं और हम देखते हैं तो हमें अंदाज़ा होता है कि कितनी मुश्किल हो जाती है लाइफ, कितना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कि एक माँ का बच्चा उसके सामने तड़प रहा हो तो उसमें क्या रह जाता है, वो माँ कितना मतलब मजबूर हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें आगे हमने देखनी है। मेडिसिन का जो आप कह रहे हैं, हेल्थ के इशूज़ को अभी देखना है। सर्दी के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा गर्म कपड़े की वहाँ पर ज़रूरत है, वहाँ पर उनको ब्लैंकेट्स की ज़रूरत है। इन सारी अशिया को मैं चाहती हूँ कि अब ये ख़त्म नहीं हुआ, अभी भी है ये सारा सब कुछ। तो उस वक्त जब आया हमारे सर पे, तो बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन ने बढ़ चढ़कर उन दिनों में इतना काम किया। अब भी ज़रूरत है। अभी मैं इस पे मिस रिहाना में थोड़ा सा कताकल में माफ़, मुझे यहाँ पर एक ब्रेक का इशारा हो रहा है, तो नाज़रीन यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक के बाद दोबारा खुश आमदीद कहते हैं। आज हम बात कर रहे हैं सैलाब मुतासरीन की, और जिनको अभी तक इमदाद की ज़रूरत है, वो अभी तक अपनी आर्जी पनागाहों में क़याम किए हुए हैं, और वहाँ पर किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो बात चल रही थी, मिस रिहाना आप बता रही थी कि किस तरह से उनको किन किन मेडिसिन की और किन किन बीमारियों के खदशात हैं इस वक्त। देखिए, इस वक्त तो ज़्यादातर वहाँ पर जो देखा जा रहा है, छोटे बच्चों में पेट की बीमारियाँ बहुत आम हो चुकी हैं, और जो मच्छर वहाँ पर हो गए हैं इस सैलाब की वजह से, उनके काटने से जो बुखार चढ़ रहा है और जो इस किस्म की बीमारियाँ हैं सारी, वो सारे अमराज वहाँ पर बहुत ज़्यादा, स्किन की जो है जाहिर सी बात है, इतनी सैलाब में स्किन के प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हो चुके हैं वहाँ पे, बच्चों में, औरतों में और आदमियों में ये सारी प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। अभी उनको यही ज़रूरत है कि डॉक्टर्स जो है, मैं कहती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि वो अपना थोड़ा सा टाइम निकाल कर वहाँ पर जाके विज़िट करें। कोई ऐसे कैंप्स लगाए जाएँ जिनमें उनका इलाज की सहूलत उनको फराहम की जा सके, और इसके साथ साथ जो है गर्म कपड़ों की ज़्यादा, क्योंकि अब सर्दी आ रही है तो उसमें सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है वहाँ पर उन इलाकों में बिल्कुल स्टार्ट हो चुकी है। तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी अशिया फराहम की जाए जिनसे वो अपने बच्चों को एटलीस्ट वो कर सकें, और घरों के अंदर जो है वो गर्मी का इंतज़ाम और सर्दी उनकी अच्छी से गुजर सके। तो इन सारी चीज़ों को अभी हमने आगे देखना है। हुकूमत से भी मेरी ये रिक्वेस्ट है कि वो इन चीज़ों को अब आगे देखे, हुकूमत अपने मामला देखे कि यूसुफ साहब किस, जैसे मिस ने कहा कि हुकूमत से हम क्या उम्मीद रख सकते हैं। वो तो लॉन्ग मार्च और एंटी लॉन्ग मार्च और इस तरह की चीज़ों के अंदर काफ़ी ज़्यादा, और खैर आजकल तो खैर एक वीडियो सिलसिला भी चल निकला है, वो भी अच्छा टेक्नोलॉजी से फ़ायदा उठाया जा रहा है। मैं इससे हट
के ज़रा गैर सियासी बात करूँगा। आप जब वहाँ पर फिज़िकली गए उस वक्त देखें शुरू में सैलाब के दिन थे, बहुत सारे लोगों के अंदर बहुत सारी एक वो हमदर्दियाँ जागती हैं, वक्त के साथ साथ वो भी थोड़ी सी मैं समझता हूँ कि कहीं शायद मदम होती हुई दिखाई दे रहे हैं। अब जब जिस तरह से बात की इन्होंने कि मलेरिया, डायरिया, इस तरह की बीमारियां, ख़ास करके स्पेशली डेंगू, इस तरह के केसेस काफ़ी ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं, हर दूसरा तीसरा बंदा जो है ना। और फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ ने जो पैनाडोल का पत्ता आप 2, 4, 5, 10 रुपए की गोली मिल जाती थी, वो उसके 10 गुना रेट बढ़ गए। तो क्या समझते हैं कि हम लोग सीजनल मुसलमान जो हैं वो सिर्फ उतने दिन तक महदूद थे जब एक हाइप क्रिएट थी, शोशा था, तब सब लोग पहुँचे, अब वहाँ पर कुछ ऐसा नज़र आता है आपको? देखिए, टू बी ऑनेस्ट, हमारा एक एज अ नेशन एंड एज अ कंट्री एक हमारी अनफॉर्चुनेट अलमिया है, वो ये है कि हम हमेशा रिएक्टिव हैं, कभी हम रिस्पॉन्ड नहीं करते। अगर हम इसको देखें पॉइंट को, सैलाब को हम अल्लाह का अजाब समझ के हर 2-3 साल बाद टाले जाते हैं। ये बात अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है कि पाकिस्तान, ये तो हमारे हुक्मरान कहते हैं कि ये जो है ना वो हुक्मरान और एज ए नेशन भी हम हर मतलब इसका अगर सर्वे किया जाए तो मैं समझता हूँ हर तीसरा या पांचवा शख्स कहेगा कि ये अल्लाह का अजाब है। तो ये नहीं, अगर अल्लाह का अजाब हो तो वो तो फिर ये नहीं देखता कि कौन है क्या नहीं है, वो फिर अमीरों पे भी उसी तरह से आना चाहिए, गरीबों पे भी इकट्ठा आना चाहिए। एग्जैक्टली। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये मलेशिया में इससे ज़्यादा सैलाबें आया करती थी, बट इसका पूरा एक मैकेनिज्म है। एंड इन शॉर्ट, नंबर 1 डैम्स पे आप फोकस करें, सेकंड अगर आपका ड्रेनेज सिस्टम बिल्कुल हो, क्योंकि ग्लेशियर्स हैं जो हमारा जियोग्राफिकल लोकेशंस हैं, ग्लेशियर्स ने पिघलना है, ग्लोबल वार्मिंग आएगी या नहीं आएगी इवेंचुअली, ये एक साइकिल हमारा चलता है डेकेड में 2 दफ़ा। तो इस पे मेरे ख्याल से गवर्नमेंट को लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल सिचुएशन ये होगी, अल्लाह ना करे कि ये सिचुएशंस आए नेक्स्ट टाइम, तो ये जितने भी अब हम नहीं, अब तो फोकस किए जा रहे हैं ना, ये तो हर साल इस तरह के सैलाब आया करेंगे। तो एनजीओज और जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये सिर्फ फायर फाइटिंग सिचुएशंस है कि फॉर एग्जांपल उनको बेसिक्स नीड्स की फर्स्ट एड के तौर पे जो है ना उनको ट्रीट कर सकते हैं। दुनिया कहाँ से कहाँ जा चुकी है। इन आप बच्चों की बात कर रहे थे, एक सर्वे के मुताबिक लगभग 10 मिलियन बच्चा इस वक्त, ये बच्चे नहीं है, ये पाकिस्तान के मुस्तकबिल फ्यूचर है, पाकिस्तान का फ्यूचर है। तो 10 मिलियन बच्चा इफेक्टीज हैं ड्यू टू दिस सैलाब। और उसमें जैसे मैडम ने जिक्र किया, जो पानी की वजह से जो बीमारियां आती हैं, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, मलेरिया, डेंगू, ये सब ऑन है। और हमारे जो रज़ाकार प्रोग्राम में जो हमने किया था, तकरीबन हमने कुछ 1000 पेशेंट्स को हमने कवर किया था कि उनके लिए मलेरिया के, डेंगू के और फिर बच्चों के और इसी तरह ख़वातीन के लिए सैनिटरी नैपकिन्स और जो इम्पोर्टेंट दवाइयाँ हैं उसका हमने अहतमाम किया था। बट ये हमें मज़ीद नंबर 1 अभी तो हमें इस फायर फाइटिंग स्टेट से हमें निकलना चाहिए। और जो गवर्नमेंट के इश्यूज़ हैं, आई अंडरस्टैंड पॉलिटिकल एक इंस्टेबिलिटी है विद इन द कंट्री, बट उन चीज़ों से हट के भी मतलब दिन का तीसरा 1 घंटा हमें इस चीज़ को भी देना चाहिए हुकूमत को, मैं ये कहूँगा। अच्छा मिस, जिस तरह से यूसुफ साहब ने बात की कि बच्चे ये बच्चे नहीं है, ये पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, पाकिस्तान का फ्यूचर है, तो आप किस तरह से देखती हैं अगर हम माँ की सेहत के बारे में नहीं सोचेंगे, आने वाला बच्चा या जो बच्चा इस वक्त दुनिया में आ चुका है 2, 4, 6 महीने का, इस सैलाब से वो अपनी ज़िंदगी का आगाज़ सैलाब से कर रहा है, इस वर्स्ट सिचुएशन को देखता हुआ, तो उसके माइंड के अंदर, आप एक खुद माँ है, तो बच्चे के माइंड के ऊपर या बच्चे की, हर बच्चा नेचर पर पैदा होता है, हम उसको जो है ना वो फिर कभी मुसलमान बनाते हैं, कोई उसको हिंदू बना देता है, कोई कुछ, तो हम उसको ज़हनी तौर पर गुलाम भी बनाएंगे। इस तरह की सिचुएशन में जो बच्चा पैदा होगा उसको हम क्या एजुकेट करेंगे? अच्छा, ये बात तो थोड़ा सा मुझे बिल्कुल मैं इस चीज़ को नहीं समझती, क्योंकि मैंने ऐसी फैमिलीज़ के अंदर से बिल्कुल जो इंसान सोच भी नहीं सकता वहाँ से निकलते हुए मैंने बादशाह देखे हैं, वहाँ से निकलते हुए मैंने ऐसे लोग देखे हैं कि वो तो आपकी चंद सोच हैरान रह जाए। बिल्कुल चंद एग्जांपल्स तो है ना। इंसान के अपने ऊपर है कि आप किस तरह से आगे अपने आप को लेकर चल रहे हैं। इसमें कोई फैमिली का वो नहीं होता कि आपकी फैमिली अगर बैकग्राउंड, जिस तरह मैं अगर अपनी एग्जांपल दूं, मैं खुद पठान फैमिली से हूं, हमारी फैमिली में कोई एजुकेशन का कॉन्सेप्ट नहीं था। उस फैमिली में रहते हुए आप PhD लेवल तक आते हैं तो आप में अल्लाह ने सलाहियत रखी है कि आप कर सकते हैं सब कुछ। तो वो लेकिन ये देखें ना अपॉर्चुनिटीज़, अब आप इंटीरियर सिंध के अंदर चले जाएं, बलूचिस्तान में जिस तरह से आपने जिक्र किया, वहाँ पर जब ये सहूलतें ही मौजूद नहीं है, बच्चे सैलाब में आर्जी पनागाहों में बैठे हुए हैं, तो वहाँ पर एजुकेशन किस तरह से मिलेगी बच्चों को? देखिए, एजुकेशन तो बहुत मुश्किल है कि एजुकेशन, जाहिर सी बात है, अगर आप एजुकेशन की बात करते हैं तो एजुकेशन तो बहुत वहाँ पे मुश्किल हो चुकी है, पहले ही मुश्किल थी वहाँ पे। उनको जिस तरीके से पढ़ाया जा रहा था, जो उनका सिस्टम ऑफ एजुकेशन था, जो भी था, वो उस हिसाब से बिल्कुल था ही नहीं कि हम उसे और दुनिया के साथ जो है वो रहकर कंपेयर करें, वो करें
करें, लेकिन अब तो और वर्स हो चुकी है। लेकिन अगर इसको हम इस तरह से देखें कि वो लोग आगे क्या उनका मुस्तकबिल होगा, तो मुस्तकबिल की कोई बात हम इस वजह से भी नहीं कर सकते कि अल्लाह ने बाज़ औक़ात सख्ती से इस वजह से गुजारना होता है कि वो इंसान को किसी लेवल तक लेके जाता है, उनके अंदर इस चीज़ की। अब बड़ी फैमिली के घरों के अंदर अगर आप देखें और उनको एक आम फैमिली नहीं, ये तो वही बात होगी ना जो यूसुफ साहब कर रहे थे कि मुश्किलात में से गुजरना, तो मुश्किलात में से सिर्फ गुजरना गरीब का ही हक है, अमीर क्यों नहीं गुजरता गरीब मुश्किलात में से? उनके भी माजी में रह चुके हैं इस तरह के किस्से कहानियाँ, वो जाहिर सी बात है, वो तो फिर काफ़ी लोगों ने फ़ाइट किया होता है तो वो इस लेवल तक आए होते हैं। अब यहाँ से इनका अगर स्टार्ट है तो हो सकता है कि ये नए अल्लाह लेके जाए और उनसे भी आगे इनको पहुँचा दे किसी तरीके से। ये तो इंसान की अपनी उस पर है। लेकिन हाँ, इस चीज़ का मैं थोड़ा सा कहूँगी कि एक पश्तो की हमारी कहावत है, उसको मैं अगर ट्रांसलेट करूँ उर्दू में कि किसी और की बदखैरी में मेरी खैर हो गई, यहाँ पर इस चीज़ का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। जिस तरह से हमने बताया कि कोरोना में अब लोगों ने, कंपनीज़ ने कितना, सैनिटाइज़र की कंपनी ने कितना फ़ायदा उठाया। अगर आप देखें एक मास्क कितने में बिक रहा था और बाकी इतनी सारी चीजें। हाँ, मतलब अब इसी तरह से इस दौरान सैलाब में अगर आप देखें कैंप्स की कीमतों में कितना ज़्यादा इजाफा हो गया, बाकी जो उनके इस्तेमाल की चीज़ें थी वो किस तरीके से बढ़ा दी गई। तो ये यहाँ के लोगों में है कि अब एक आफत आई हुई है, एक कौम पे आई हुई है, कौमों पे आफत आती है, कौम के ही लोग मदद करते हैं और उनको उस चीज़ में से, उस आफत में से निकालते हैं। उन्हीं लोगों का वो जज्बा होता है। बाहर से कितनी इमदाद आ जाएगी जो कि आ रही है, नहीं मिल रही उनको, वो सबको पता है। देखिए, ये ग्राउंड की बात है कि सब देख रहे हैं जो बाहर से इमदाद आई कितनी पहुंची, हकदार तक कितनी ये तो पहुंची। आप लोग वहाँ पर फिजिकली जब मौजूद थे आप लोगों को आइडिया होगा। मैंने तो यहाँ तक भी सुना है कि जो पता नहीं कहाँ तक इसमें सच्चाई है कि जो एड्स आई हैं वो जनरल स्टोर के ऊपर और बाकी दुकानों के ऊपर बिक रहा। देखिए, हम तो अपना सामान लेके गए थे ना, जो हमने खुद किया था, या तो हमने अपने पैसों से किया था और या जो लोगों ने हमारी मदद की थी उनको हम लेके गए थे। बाकी बाहर की कंपनी का तो, जो बाहर से आई हुई है, बाहर के कंट्रीज़ का, वो तो खैर जिनको मिला है उन्होंने क्या किया है वो जाने और अल्लाह जाने। लेकिन एक चीज़ मैं बता रही हूँ कि ईमानदारी जहाँ पे लोगों के अंदर है, वहाँ पे दूसरी जगह पे अगर देखा जाए तो काफ़ी लोग ऐसे हैं जो इस चीज़ का फ़ायदा भी उठाते हैं, ऐसी सिचुएशंस का फ़ायदा भी उठाते हैं और उनके अंदर वो दर्द दिल मैंने देखा है कि बहुत सख्त किस्म के वो इस तरह की हरकतें करते हैं जो दिल जलता है कि अगर अपनी ज़ात पे रख के सोचा जाए तो हर बंदे को अपना हक लेना आता है। उस वक्त तो हर बंदे को तकलीफ होती है, चीख रहा होता है, चिल्ला रहा होता है। बात तो तब है जब किसी और पे आए और आप खड़े हो जाए, फिर उसको महसूस करें, तो फिर इंसानियत का दर्जा तो यही है। यूसुफ साहब, मैं आपको शामिल गुफ्तगू करूँगा। देखें, इससे बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें भी जो है ना वो जन्म ले रही हैं। बहुत सारे लोग कह रहे हैं जिस सैलाब मुतासरीन जो है ना वो कराची आ गए या बड़े शहरों की तरफ रुख कर लिया, वहाँ पर जो है ना बदअमनी और इस तरह की चीज़ें, स्नैचिंग और ये चीज़ें बढ़ गई हैं, उनकी वजह से वो आ रहे हैं। क्या इस तरह की कोई हकीकत लगती है? देखें, ये अगर कोई फैक्ट्स हैं तो बात करें तो बात बनेगी, वरना एज सच इस पे बात नहीं बनेगी। सैलाब ज़दगान अल्लाह ना करे, अगर कराची में रह के हम पे अगर कुछ आता है और कराची में कुछ भी ना हो, सो इवेंचुअली कराची से भी लोग एक जगह से दूसरी जगह डेफिनेटली जाएंगे। सो रिफ्यूजीज़ की माइग्रेशन एक हिस्ट्री है, वर्ल्ड वाइड है, तो वो भी हमारे पाकिस्तानी हैं, वो कोई दूसरे गैर मुल्क नहीं आए हैं इल्लीगल तरीके से। Everyone has all right to travel within Pakistan. नहीं, इस तरह की रूमर्स मैंने कहा कि मार्केट में गर्दिश करती हुई सुनाई देती हैं कि इस तरह से भी जो है ना वो। हाँ, और दूसरा देखें, जो स्नैचिंग्स हैं, ये सारी चीज़ें हैं, ये पहले से चलती आ रही थी, अब भी चल रही है। हाँ, उन लोगों के आने से यहाँ जो मैं कहूँगा, अगर हम वो बात करते हैं कि जो फ़कीर हैं, ये जो पूरी एक इंस्टीट्यूशन है उसमें इजाफा हुआ है, तो डेफिनेटली हुआ है। क्राइम का एक रेट है और उसकी एक वजह यह भी है कि पॉलिटिकल जब इंस्टेबिलिटीज़ हैं और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज स्ट्रेट अवे अगर किसी और एजेंडा पे इंगेज्ड है, तो मुआशरे में ये जो लोग हैं जो कि मुआशरे को ख़राब करते हैं, जिसमें ये चोर हो गए, स्नेचर्स हो गए, सारे हो गए, सो व्हेन दे नो कि देयर इज़ नो गार्ड, ऑब्वियसली वो तो आएंगे और मौके को मुनासिबत समझते हुए उन्होंने वो बिल्कुल करेंगे। और इतना अनफॉर्चुनेट ये है, आज मैं सुबह ही एक सोशल मीडिया पे एक वीडियो देख रहा था कि फ़िक्र ये है कि मोबाइल स्नैचिंग, घर में चोरियाँ और गाड़ी की स्नैचिंग्स अब इससे कहीं ज़्यादा लेवल अप है। ये जो बच्चों की किडनैपिंग का एक सिलसिला स्टार्ट हुआ है, तो दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, मतलब काफ़ी दर्दनाक बात है। ये तो बड़ा अलमिया है हमारे मुआशरे का। मिस रिहाना, अभी आपने पिछले दिनों सुना होगा कि अब्दुल्ला शाह गाज़ी के मज़ार के पास कुछ फैमिली ऐसी हैं जो आके बैठी हुई थी। वहाँ पर किसी लड़की को, जो कि कमसन लड़की है, कुछ ओबाश नौजवान उसको उठा के ले गए और इस तरह से जो ये एक दूसरा उसका नेगेटिव पॉइंट है, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है इसका सोसाइटी के ऊपर। इसको किस तरह से देखते हैं कि कौन लोग हैं जो इस तरह का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं किसी गरीब, एक तो वो बेचारे लुटे बसे अपने घरों से निकले हुए हैं, अब उनके साथ इस तरह की हरकत हो रही हैं, तो इसको किस नज़र से देखती हैं आप?
इसी माशरे के लोग हैं वो, और इसको किस लिहाज से देखा जाए, इसको इसी लिहाज से देखा जाएगा कि ये पेरेंट्स की तरफ से, मैं कहती हूँ कि थोड़ा सा इसमें अगर हम बात करें कि उनकी तरफ से लैकिंग होती है इस चीज़ के अंदर। तालीम से ज़्यादा अगर हम तरबियत पे ज़रा सा अपने आप को फोकस करें तो इस किस्म के मसाइल इन फ्यूचर हमें नहीं देखने पड़ेंगे। यहाँ पे तरबियत है नहीं, सिर्फ तालीम को सिर्फ वो किताब के अंदर जो लिखी हुई पुरानी ज़माने की। अब अगर आप सिलेबस देखें, अगर आप करिकुलम की बात करें तो कितना पुराना करिकुलम, जो 9th क्लास की बुक मेरी मदर ने पढ़ी होगी वही मैंने पढ़ी, अब मेरी बच्ची भी वही उसी किताब को और आइंदा इंशाल्लाह पता नहीं कितनी नस्लें पढ़ती रहेंगी। सारी चीज़ें ऐसी हैं कि वो है ही नहीं नेचुरल उसके अंदर। तो आप इस किस्म की चीज़ें अगर अपने करिकुलम के अंदर ऐड करेंगे और इन चीज़ों की अवेयरनेस अगर बच्चों में देंगे, एक छुपाई जाती हैं इस किस्म की बातें, ओपनली डिस्कस नहीं की जाती, तो वो पता नहीं होता, बच्चों में अवेयरनेस आती नहीं इस चीज़ों की। तो आप इन चीज़ों को जो है करिकुलम के अंदर ऐड करें, उनमें कोई ना कोई ऐसा सब्जेक्ट ऐसा रखें ताकि उनको पता चले कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं। इस एक गुनाह जो है, ये गुनाह अगर किया जा रहा है तो उसके नुकसानात क्या हैं, इस चीज़ों की अवेयरनेस है नहीं। मीडिया ने जो चीज़ फैला दी है वो उनके दिमाग में आ गई है और उसका इफेक्ट जो है वो इस तरीके से आ रहा है। तो वो गरीब को, बेचारे को, अब वो बच्ची पढ़ी लिखी तो थी नहीं, अब वो सिंध से आई हुई थी, उस बेचारी को तो पता नहीं था कि सेफ अपने आप को किस तरीके से प्रोटेक्ट किया जाए, फैमिली के साथ थी। अब एटलीस्ट ये जो थे जिन्होंने किया वो पढ़े लिखे लोग थे, पढ़े लिखे नौजवान तो थे, किसी की मजबूरी से फायदा उठाया। मैंने वही कहा ना, मजबूरी से उन्होंने फ़ायदा उठाया कि चलो अब आ जाओ, ये क्या कर लेंगे, गरीब है क्या कर लेंगे, कितना शोर मचा लेंगे, क्या कर लेंगे, बात दब जाएगी। तो ये ऐसा नहीं है, दुनिया में बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी बहुत नहीं, ये तो देखे ना हमारे मुआशरे के अंदर ये तो अलमिया है ना। पीछे आपने देखा एक बहुत बड़ा केस चल रहा था जिसमें से कातिल बरी हो गए, एक बड़ा मशहूर ज़माना केस चला है। तो मतलब पैसे के साथ सब कुछ हो सकता है। तो ये जहनीत जो पैसे के साथ तरबियत हुई है उसका क्या करेंगे? चेंज करना पड़ेगा इसको, जाहिर सी बात है। अब ऐसे लोग आगे आएंगे जो खड़े होंगे उनके आगे। अब ये है कि सब हर बंदा एक्सेप्ट कर लेता है, कुछ भी हो रहा है वो हमें इतना आ चुकी है ये चीज़ कि जितना भी जुल्म हो रहा है, कोई भी बात हो रही है, इसको एक्सेप्ट कर लो, बस चुप होके बैठ जाओ। अब आगे अगर आप खड़े होंगे, आप ये भूल जाएंगे कि आप गरीब हैं, आप पढ़े लिखे हैं कि नहीं हैं, एक कानून है वो सबके लिए बराबर है, आप उस पर बात करो और आप डट जाओ। मीडिया क्यों बना है, मीडिया के लोग जो हैं वो क्यों इतने अपनी जानों पे अपने आप को गोलियों से उड़वा रहे हैं? और डट किस तरह से जाए? वैसे एक एक्स प्राइम मिनिस्टर की तो FIR नहीं कटती, उसकी 4 गोलियां लग जाती हैं, बंदा शहीद हो जाता है वहाँ पर, एक FIR नहीं कटती उसकी। प्राइम मिनिस्टर जो रहा हो तो गरीब आदमी की कौन सुनेगा? कहाँ जाके आप उसको लिखवाएंगे, दर्ज कराएंगे? एक FIR तो प्राइम मिनिस्टर की नहीं कट पा रही। में पावर है तो आप मनवा लेंगे। प्राइम मिनिस्टर से बढ़ के पावर भी कोई है पाकिस्तान में? देखिए उस चीज पे तो मैं जा ही नहीं रही, मैं तो गरीब की बात कर रही हूँ ना। आप बोले मैं तो वही कह रहा हूँ कि गरीब आदमी किस तरह से अपनी FIR, यूसुफ मैं आपको शामिल करूंगा साथ में, किस तरह से गरीब आदमी जाएगा थाने में, उसकी सुनवाई होगी, किस तरह से सुनवाई होगी जबकि एक प्राइम मिनिस्टर की FIR नहीं कट रही? बिल्कुल सही कह रहे हैं। यहाँ पे जो स्टैंडर्ड है और ये जो बात है ना जो आपने कही कि यार मनी इज़ पावर, तो ये मज़ीद हमारे जहनों में, हमारे दिमागों में हम मज़ीद इस बात को बिठा रहे। ये हम अपना हर एक इस तरह का वाक़या करके इस बात को मज़ीद हम मुसम्मम कर देते हैं कि यार पैसे के साथ कुछ भी हो सकता है। दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। यूसुफ इसके ऊपर बात करते हैं। यहाँ पर मुझे एक ब्रेक का इशारा हो रहा है नाज़रीन, यहाँ पर ब्रेक का टाइम हो गया, लेते हैं ब्रेक, स्टे ट्यून। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे उन पावरफुल अफराद की जिनकी कहा जाता है कि शायद पैसे के साथ कुछ पावर्स का इस्तेमाल किया जाता है जिसकी वजह से जो दिल चाहे वो कर सकते हैं। बट ऐसा इस वक्त पाकिस्तान में होता हुआ दिखाई नहीं दिया जब एक एक्स प्राइम मिनिस्टर की FIR किन बेसिस की वजूहत पर नहीं कटी उनमें हम डिटेल में नहीं जाना चाहते। इसी बात को मैं कंटिन्यू करूँगा। मैं मैडम रेहाना आपकी तरफ आऊँगा। जिस तरह से बात कर रहे थे हम कि ख़वातीन के साथ इस तरह से जो अब्दुल्ला शाह गाज़ी के मज़ार के ओट में ये जो सिलसिला हुआ सारा, उसके बाद आपने कहा कि उन लोगों को सामने आना चाहिए, तो आप क्या समझती हैं कि सामने आके उनको कोई इंसाफ मिल जाएगा? इंसाफ बिल्कुल उनको मिलेगा, क्योंकि देखिए ये वाली बातें जो होती है ना, इस किस्म के जो केसेस होते हैं वो छुपाने वाले नहीं होते। अगर मेरे घर में कोई इस किस्म का काम हुआ है और कोई इस किस्म की एक्टिविटी हुई है और मैं उसको नहीं बता रही, तो सामने वाले को कैसे पता चलेगा कि इस किस्म के केसेस हैं और इसके हम किस तरह से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अब जाहिर सी बात है, मैं बोलूँगी, मैं उन्हें बताऊँगी तो सामने वाले को अवेयरनेस इस चीज़ की मिलेगी। यहाँ पर पगड़ियों की लाज रखी जाती है। यहाँ पर ज़्यादातर मैंने फैमिलीज़ ऐसी देखी हैं जिनके अंदर घरानों में ये सारा सब कुछ हो रहा होता है और वो चुप होकर कितने साल तक वो बर्दाश्त
बर्दाश्त कर रहे होते हैं और बोलते नहीं है, तो बोलना बनता है। जब तक आप बोलेंगे नहीं तो सामने वाले को पता कैसे चलेगा कि ये जुल्म और ज्यादती हो रही है और या दुनिया में इस किस्म के काम भी हो रहे हैं। जितने भी काम मंजर आम पर आए हैं तो हमें अवेयरनेस मिली है और हम होशियार हुए हैं और हमने प्रोटेक्ट किया है अपने आप को। आपको बोलना चाहिए, आपको सामने आना चाहिए। तो इसमें ऐसा नहीं आप फील करती हैं कि बोलने से पहले एजुकेट करना चाहिए बच्चों को कि कोई ऐसा चीज़ हो, कुछ ऐसा सिम्टम हो तो आप फ़ौरन उसको बताएंगे? देखिए, अभी जो पिछले दिनों एक बच्ची के साथ एक वाकया हुआ था, उस पर मैंने पुलिस के साथ मिलकर अवेयरनेस सेशंस जगह जगह यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में और स्कूल्स में जाकर देना स्टार्ट किए, ताकि जिन बच्चियों को अगर इस किस्म की चीज़ें नहीं उनको पता तो उनको अवेयरनेस मिल जाए और ये इन किस्म के मामलात को हम जो है पहले से अवेयर करें। तो मैंने बाकायदा लेडी पुलिस के साथ जाकर मैंने अवेयरनेस सेशन स्टार्ट किए थे, लेकिन फिर भी जो वाकयात होने वाले होते हैं वो हो जाते हैं। आप कितना अवेयर करेंगे, कितनी जगहों पे जाएंगे, कितना काम करेंगे? अब ये बच्ची जो थी ये तो क्वालिफाइड तो नहीं थी ना, अब उस बेचारी की तो वहम गुमान में भी नहीं था कि मेरे साथ कोई इस किस्म का वाकया होगा। तो ये मीडिया ऐसी एक चीज़ है कि चाहे वो पढ़ा लिखा हो कि नहीं हो, वो कहीं ना कहीं से लिंक होता है, कहीं ना कहीं से उनको वो खबरें मिल रही होती हैं, कोई ना कोई उनको बता रहा होता है, बात कर रहा होता है। तो उस पे हमें जो है ना फ्रंट पे आकर इस किस्म के मामलात को डिस्कस भी ओपनली करना चाहिए। जो लोग नहीं करते वो समझते हैं कि शायद ये हम एक थोड़ा सा हम अपने जो थीम थी प्रोग्राम का, जो एजेंडा था, उससे थोड़ा सा हट के, लेकिन इसी बात को मैं यूसुफ साहब आपकी तरफ लेके आऊँगा कि अगर हमने FIR भी कटवा दी, किसी ने कोई भी ऐसा मसला होता है तो इंसाफ की उम्मीद लेके चला गया, मुजरम पकड़ा भी गया, तो क्या उसको इस्लामी सज़ाएँ मिलती हैं हमारे माशरे के अंदर? वेरी अनफॉर्चुनेट, इस्लामी सज़ाएँ नहीं मिलती। और ये वाहिद ऐसा जुर्म है कि मेरी अपनी ख्वाहिश है कि ऐसे दरिंदे नुमा इंसानों को बिल्कुल इस्लामी सज़ा दी जाए जिससे बाकी सब सबक सीखेंगे। तो मतलब अवेयरनेस बच्चों को बहुत ज़रूरी है, लेकिन यहाँ सुधार के लिए अनफॉर्चुनेटली इन दरिंदों को जब सज़ाएं मिलेंगी तो ये करना छोड़ देंगे। तो फिर तो वही बात हो जाएगी ना, हम जिनकी गोद में जाकर बैठते हैं वो तो फिर हमें वही तालिबान और उसी कैटेगरी में काउंट करना शुरू कर देंगे। जब हम इस तरह की जहाद की या इस तरह इस्लामी सज़ाओं की बात करते हैं तो फिर तो वही वाली बात होगी कि बहुत मुश्किल हो जाएगा दुनिया के साथ चलना। आप क्या समझते हैं? सारा तो हमने मगरबी एजेंडा अपनाया हुआ है, सारे कवानीन हमारे मगरबी चल रहे हैं, अंग्रेज़ को फॉलो कर रहे हैं। इस एक पर्टिकुलर जो स्टेप है इसके हम लेके और इस्लामी सज़ाओं का निफाज करें, पॉसिबल लगता है? सिद्दीक साहब, यहाँ जो बात है, जो हम वेस्ट को फॉलो कर रहे हैं, जब तक हम इस वेस्ट को फॉलो करते रहेंगे और उनकी कही हुई बातों पे हम अमल करेंगे, अनफॉर्चुनेटली अल्लाह ने इस उम्मत की तरक्की का जो राज है वो इस बात में कतई नहीं रखा है कि हम वेस्ट को फॉलो करते रहें। हमें स्टेटस को चैलेंज करना होगा। अपनी जो हमारी आइडेंटिटी है, जो अल्लाह ताला ने हमें दी है, हमें उस पर अमल करना होगा। जब हम उस पर अमल करेंगे इवेंचुअली हम प्रोग्रेस करेंगे। ये एक बहुत ही मतलब इसके लिए ज़रूरत चाहिए पूरी, ना सिर्फ पाकिस्तान को बल्कि पूरी उम्मत मुस्लिम को उठना पड़ेगा। तो बॉर्डर लाइन कहीं ना कहीं ज़रूर और डेफिनेटली आएंगे। वो अगर जिन सज़ाओं से अगर हम इस तरह के इवेंट्स का जिक्र करें, अनफॉर्चुनेटली यहाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मीडिया एम्पावर्ड है और मज़ीद एम्पावरमेंट की ज़रूरत है, ये एक अलग डिस्कशन है। बट वहाँ पे इससे ज़्यादा हो रहा है केसेस वेस्ट में। लेकिन वो रिपोर्ट नहीं होते, मीडिया उसको उछालता नहीं है उस तरह से। रिपोर्ट ज़रूर होता है लेकिन मीडिया उछालता नहीं है, बिल्कुल नहीं उछालता। और वहाँ तो अगर वेस्ट की बात करें, एक बहुत पुराना सर्वे में पढ़ रहा था कि ऑलमोस्ट हर 13 बंदा अपना गैर महरम छोड़ के महरम के साथ जो है एक रिलेशनशिप इस तरह का वो रख चुका है। तो उनका तो मुआशरा बहुत तबाह है। दे इवेंचुअली वांटेड कि यार हमारा मुआशरा भी उस तरह तबाह हो। तो हमारी एक आइडेंटिटी, ये एक प्लान साजिश है जो वो मुसलमानों के साथ करके यहाँ पर जो है ना उसको करना चाह रहे हैं। मिस रिहाना, मैं आपको शामिल गुफ्तगू करूँगा। देखें, हम अपने टॉपिक की तरफ वापस आएंगे। आप क्या समझती हैं, प्रोग्राम आपने आखिरी लम्हात की तरफ है, आप क्या समझती हैं कि इस वक्त जिस तरह से आपने ब्लैंकेट, रज़ाई और गर्म कपड़ों की बात की, उसके लिए आपका कोई ऐसा प्लान है इस वक्त? आप उनके लिए काम कर रही हैं? हमारा काम तो अभी तक चल रहा है और हम तो वहाँ पे जब गए थे, जितना भी हमने किया, हम उनसे प्रॉमिस करके आए हैं कि उससे ज़्यादा हम इंशाल्लाह, हमारी कोशिश है कि सर्दियों में हम उनको जो चीज़ें, हम बल्कि पूरी एक लिस्ट लेकर आए थे, जो भी उन्होंने हमें बताया हम उन्हें प्रोवाइड करेंगे। और इसके अलावा बलूचिस्तान में हमारे साथ जो हैं वहाँ के लोकल हैं, उनसे हमारा है कि हम उनको देंगे, क्योंकि वहाँ पे जो स्टोरीज़ हमारे सामने आई हैं उसमें ये जो छीना झपटी वाला सिस्टम और ये इस तरह की काफ़ी लोगों ने हरकतें जो की हैं, उसके बाद हमने ख़ुद तो नहीं जाना वहाँ मुनासिब समझा, लेकिन वहाँ के लोकल्स कुछ ऐसा हैं कि जिनका हमें पता है कि वो जायज़ जगह तक उस हक़ को पहुँचाएंगे, क्योंकि इस चीज़ के अंदर एक ट्रस्ट में बहुत बड़ी चीज़ होती है। ट्रस्टवर्दी लोग हैं वहाँ पर। नहीं सकते, जिस तरह मैं बता रही हूँ कि हमने रेंजर्स को दिया था, तो इसी वजह से कि हमारा ट्रस्ट था उनके ऊपर
पर हमें पता था कि वो ख़तरनाक जगह हैं जहाँ पे बहुत मुश्किल है जाना, जहाँ पे आम इंसान की रसाई नहीं है, आपका नहीं था तो आपने वो उनको जा एंगेज सकते किया हैं। तो था। हमारी कोशिश ये थी, इस वजह से हमने उनके हवाले किया था, और इंशाल्लाह इन फ्यूचर सर्दी के लिए हम उनके बिल्कुल भरपूर तरीके से हम उनकी इमदाद करेंगे। अच्छा, किसी मेडिकल कैंप वालों के साथ आप लोगों का कोई इस तरह इंटरेक्शन है जो मेडिकल वाले जाके वहाँ काम कर रहे हैं और उनके साथ आप करें काम? अभी सारा मेडिकल में काफ़ी ऐसी जगह लोग हैं जो कि मेडिकल की इसमें, क्योंकि आगे उनके सारी ये बीमारियां ही फेस कर रहे हैं। 2 चीज़ें रह गई हैं, एक सर्दी रह गई है जिससे उनका मुकाबला चल रहा है, और एक ये मेडिकल रह गया है जो हमारे उसमें। बाकी ये है कि अल्लाह उन्हें दोबारा उठाएगा, क्योंकि जो नुकसान हो गया उसे हम इंसान तो नहीं पूरा कर सकते, वो अब अल्लाह की ज़ात ही पूरा करेगी। आगे उनको खुद भी हिम्मत करनी होगी। अब ये भी नहीं कि बिल्कुल ही बैठ जाएँ कि इमदाद ही बस उनको मिलती रहे, और आकर अब इंसान के ऊपर एक आफत आ गई है, ठीक है कर लिया जितना लोगों ने कर सके, अब आगे तो उनको अपने आप को खुद ही मजबूत बनाना है और खुद हिम्मत दिखानी है और खड़ा होना है और अपने आप को दोबारा अपने पाँव पे वो करना है। तो एक थोड़ा सा ये है कि उनको खुद भी आगे कोशिश करनी। जी यूसुफ साहब, मैं अप्रिशिएट करूंगा आपकी कंपनी के इस इनिशिएटिव को, जिस तरह से आपने बताया बहुत अच्छा काम किया आप लोगों ने, क्योंकि फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व रहती हैं। जब हमने 2005 के ज़लज़ले में देखा तो, लेकिन पहली दफ़ा हमने देखा कि किसी स्टील सेक्टर की कंपनी निकल के इस तरह से बड़े लेवल के ऊपर, बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर लीड किया उसने सारी कंपनीज़ को। तो आपके समझते फ्यूचर में आपके कुछ इस तरह के प्लान, जो आप बढ़ती हुई सर्दी और जो उनकी मुश्किलात में अभी तक कमी नहीं आई है, किसी हद तक फर्स्ट एड तो ज़रूर मिली उन लोगों को, बट अभी तक उनको रिक्वायरमेंट हैं, तो आप क्या दोबारा कुछ इस तरह का करने का इरादा है? क्या आपकी कंपनी कुछ इस तरह सोच रही है? जी सिद्दीक साहब, बिल्कुल है। इसमें हमने पहले एक्टिविटी की थी, उसके 2 महीने बाद अभी हमने एक दूसरी एनजीओ के साथ, एक ट्रस्टवर्दी एनजीओ है जो वहाँ बड़ा एक्टिवली काम कर रही है, उनको हमने इन टर्म्स ऑफ कैश दिया कि वहाँ की जो अब की जो ज़रूरियात हैं उनको हमने वो फुलफिल हो सके, और फ्यूचर में भी इंशाल्लाह इरादा है। तो इस तरह से हर 2 महीने बाद हम इस चीज़ को रिव्यू कर रहे हैं, उनकी नीड्स को, और उसको फिर कोशिश करते हैं फुलफिल करने की। दैट्स गुड। बहुत शुक्रिया जनाब यूसुफ महमूद साहब आपका, मैडम रेहाना आपका, आपने अपना कीमती टाइम निकाला और प्रोग्राम के लिए तशरीफ़ लाए। नाज़रीन, आज हमने बात करने की कोशिश की सैलाब ज़दगान की, जो अभी तक मुश्किलात हैं, माली मुश्किलात अपनी जगह पर मौजूद रहेंगी, वो तो शायद आने वाले काफ़ी टाइम तक उनको फेस करनी पड़े, लेकिन इस वक्त जो उनकी आर्जी पनागाहों के अंदर जो मुश्किलात हैं, उनको किस तरह से उनका सद्देबाब किया जा सकता है। अभी अगर हम बात करें, टोटल 84 डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो इससे मुतासर हुए थे, जिसमें से 32 बलूचिस्तान के, 23 सिंध के, और 17 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जो केपी के थे। 12 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जो पंजाब साइड से इस मुतासरीन को मतलब इस सैलाब की जद में आया। उसके बाद टोटल अगर हम बात करते हैं तो जिस तरह से यूसुफ साहब ने कहा कि तकरीबन कोई 750-800 घर, 7.5-8 लाख घर ऐसे हैं जो बिल्कुल ख़त्म हो गए, जो बिल्कुल मतलब वो हो गए, और काफ़ी इससे बड़ी तादाद में जो डैमेजेस हैं जिनको अभी तक रिपेयरिंग की ज़रूरत है। इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं तो तकरीबन कोई 13,000 किलोमीटर रोड्स जो हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा इस तरह से बुरे तरीके से डैमेज हुआ है, स्पेशली बलूचिस्तान और सिंध के अंदर। और अगर हम ब्रिजेज़ की बात करें तो 410 ब्रिजेज़ ऐसे हैं जिनके ऊपर बुरे तरीके से इस सैलाब के असरात आए हैं। अगर हम बात करते हैं टोटल लैंड की कि कितना एरिया, तो 9.5 मिलियन एकड़ जो अराजी है, जो ज़मीन है, वो इस सैलाब की जद में आई है। तो अब इसको तकरीबन बहुत सारा टाइम लगेगा, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। जितने भी अंदाजे और तखमीने लगाए जा सकते हैं, जिस तरह से यूसुफ साहब ने कहा कि 1.8 खरब रुपया शायद रिक्वायर्ड है इन लोगों को दोबारा अपनी ज़िंदगी बहाल करने का। लेकिन यहाँ पर इकबाल क्या कहता है कि निकल कर खानकाहों से अदा कर रस्म शब्बीरी, तो वो कौन सी रस्म अदा करनी पड़ेगी हम बाकी के मुसलमानों को जो अपने घरों में बैठे हुए इसको आफत करार देते हैं और कहते हैं कि ये अल्लाह ताला का अजाब है। लेकिन मैं कहता हूँ कि अजाब अगर आएगा तो फिर अमीर गरीब नहीं देखेगा, सबके लिए बराबर होगा। वो शायद अजाब हो सकता है कि जब DHA में बैठे हुए लोगों के तहखानों में पानी घुस जाए बारिशों का, वो नाअहली की वजह से आफत को अपने ऊपर उसको जो भी समझ लें, मैं भी उसको आफत का नाम नहीं दूंगा, लेकिन जिस तरह से लोगों ने उसको लिया, किस तरह से बैंक्स और किस तरह से बाकी चीज़ों का नुकसान हुआ, वो तो खैर काउंटेबल नहीं था, ना ही लोगों ने उसको इस तरह से रिकॉर्ड या रिपोर्ट कराया। लेकिन ये जो चीज़ें इस वक्त हम बात कर रहे हैं, सैलाब ज़दगान की मुतासरीन जो आर्जी पनागाहों में बैठे हुए हैं, उनको इस वक्त हमारी मदद की अशद ज़रूरत है। उस वक्त जब शुरू में बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ किया, बट इस वक्त उनको शायद इस सर्दी के मौसम में ज़्यादा ज़रूरत है। तो नाज़रीन, कोशिश कीजिएगा कि अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख़ास ख्याल रखें और अपनी खुशियों में उनको भी शामिल करें। जब आप सुबह अपने घर से
गीज़र के पानी से नहा के निकले तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें और उन अपने बहन भाइयों को ज़रूर याद रखें। अपने इस अपनेपन के साथ अपना बहुत ख्याल रखेंगे। सिद्दीक सरवर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।